गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम विश्व युद्ध। स्टूडेंट्स, प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार। तो क्या इस प्रथम विश्व युद्ध जो हमने शब्द का यूज़ किया है, क्या विश्व युद्ध पहले नहीं हुआ था? और ये प्रथम लिखा है तो इसका मतलब है पहला था ये, तो इससे पहले नहीं हुआ था। हाँ, इस बात की हम चर्चा करते हैं क्योंकि इससे पहले भी विश्व में विभिन्न देशों के बीच आपस में युद्ध हुए थे, जिसमें एक या दो देश जो है या तीन चार देश आपस में भिड़े और उनके जो युद्ध हुए वो क्षेत्रीय आधार पे हुए थे, क्षेत्रों के लिए हुए थे, जिसके कारण से जो है वो विश्व युद्ध नहीं कहलाए थे। छोटे स्तर पे हुए थे, क्षेत्रीय आधार पे हुए थे, क्षेत्रों के लिए लड़े गए थे, इसलिए वो विश्व युद्ध नहीं कहलाए थे। और विश्व युद्ध ये इसीलिए कहा गया क्योंकि विश्व के प्रत्येक देश में का किसी न किसी रूप में जो है उसमें भागीदारी होना, तो इसीलिए ये विश्व युद्ध कहलाया। प्रथम इसीलिए कहलाया क्योंकि पहली बार इतने उच्च स्तर पे ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी रूप से भागीदार रहा था। हालांकि पहले भी अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए आपसी जो है विवादों के चलते या अन्य किसी राजनीतिक या सामाजिक या धार्मिक या आर्थिक कारणों के चलते विश्व में युद्ध हुए, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ना तो पहले युद्ध हुआ था और ना ही वैश्विक स्तर पे लड़ा गया था, इसीलिए ये पहला विश्व युद्ध कहलाया था, प्रथम विश्व युद्ध कहलाया था। विश्व में पहली बार इतने बड़े लेवल पे जो है ये युद्ध लड़ा गया था। एक विद्वान हैं कैटलबरी, तो वो क्या कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि अत्यंत उच्च स्तर पर लड़े गए इस युद्ध में विश्व की गोरी, काली, भूरी, पीली जातियां एक दूसरे को मारने के लिए प्रयासरत थी और वो एक दूसरे को मौत के घाट उतार रही थी। बहुत बड़े लेवल पे लोगों की इसमें जाने गई। 1914 से 1918 का जो टाइम पीरियड रहा उसमें ये विश्व युद्ध जो है लड़ा गया था। और ये जो विश्व युद्ध लड़ा गया था इसके जो है काफ़ी जो है लंबे चौड़े कारण रहे होंगे, लेकिन कुछ एक विद्वान ये मानते हैं कि इसमें बिस्मार्क का काफ़ी योगदान था। बिस्मार्क को वो मानते हैं कि इसमें बिस्मार्क का काफ़ी योगदान था क्योंकि बिस्मार्क ने 1898 में ये भविष्यवाणी की थी कि विश्व युद्ध अवश्यम भावी है, वो होगा। मैं तो शायद वो नहीं देखूंगा, लेकिन आने वाले समय में तुम जरूर विश्व युद्ध देखोगे। उसकी कुछ एक ऐसी नीतियां भी जिम्मेदार रही जिसने विश्व के बहुत सारे देशों के बीच जो है एक युद्ध को अवश्यम भावी बना दिया और एक जो है विवाद की सी स्थिति पैदा कर दी थी। जैसे कि बोस्निया के प्रश्न पे विश्व युद्ध लड़ा गया कुछ एक विद्वानों के अनुसार जो है बिस्मार्क की नीतियों के कारण युद्ध लड़ा गया। कुछ एक विद्वानों के अनुसार तात्कालिक कारण जो हम मानते हैं ऑस्ट्रिया के जो युवराज की हत्या, फर्डिनेंड की हत्या, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बहुत सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार रहे थे, लेकिन मेनली जो है हम जब प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ेंगे तो इसके लिए जो है ये एक दो कारण ही मायने नहीं रखते, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा ये विभिन्न देशों के बीच आपसी विवाद मायने रखता है। और मायने रखती हैं वो चीज़ें जो धीरे धीरे करके विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न महाद्वीपों के बीच आपसी रंजिश पैदा कर रही थी। वो रंजिश अखबारों ने भी पैदा की, वो रंजिश सैनिकवाद की स्थिति ने भी पैदा की, वो रंजिश राष्ट्रीयता की भावनाएं जो जोर पकड़ रही थी इटली और जर्मनी में, उनकी देखा देखी अन्य देशों में उन्होंने भी पैदा की। वो रंजिश जो है अगीदार संकट, मोरक्को संकट ने भी पैदा की। वो रंजिश पैदा की विभिन्न देशों का जो विश्व के देश थे, मुख्यतः यूरोपीय देशों का उसमें प्रभुत्व रहा। उसमें गुटबंदी, दलबंदी
वो जो है मुख्य कारण हम मान सकते हैं। तो जिसके कारण से युद्ध अवश्यम भावी हो गया। युद्ध के बहुत सारे कारण होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम मनोवैज्ञानिक कारण भी ले सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, हर पक्ष को, हर पहलू को पढ़ करके ये तय करते हैं कि किसी भी युद्ध के क्या कारण रहे थे जो लड़ा गया था। तो ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध के सबसे पहले हम कारणों की चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहे थे। तो पहला जो कारण था वो था विश्व के देशों के बीच दलबंदी। तो स्टूडेंट्स, विश्व के देशों के बीच दलबंदी, गुटबंदी या आपसी जो है एक दूसरे का सहयोग करना और दूसरे देशों की जो है काट करना, ये जो उनका चल रहा था, इसने जो है बड़ा भूमिका निभाई प्रथम विश्व युद्ध की घटना को घटित होने में। क्योंकि विश्व के जो देश थे उनका ध्रुवीकरण हो रहा था, जिसमें हम बात करें ऑस्ट्रिया की और जर्मनी की। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में एक संधि हो गई, वो दोनों देश इकट्ठे हो गए। उसके बाद जो है हम बात करें कि धीरे धीरे इटली ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। अब इटली ने भी जो है उनका साथ दिया, उनके साथ संधि कर ली। तो अभी 3 राष्ट्र मिल गए, तीनों राष्ट्रों के मिलने से जो है इनके बीच में त्रिराष्ट्र संधि हो गई। तो अभी 3 देशों का एक गुट बन गया। तो ऐसे ही दूसरी तरफ इंग्लैंड अलगाववाद की नीति का पालन कर रहा था, मीन सलग थलग रखा हुआ था उसने अपने आप को। लेकिन जैसे ही जो है उसको पता चला कि रूस और फ्रांस इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका ने भी जो है उनका ही साथ देना तय कर लिया है, तो उसने भी जो है, इंग्लैंड ने भी जापान का साथ देना तय कर लिया। जापान के साथ जब वो मिल गया तो फिर जो है वो गुट बाद में जा कर के, इंग्लैंड वाला जो गुट था वो रूस के साथ मिल गया। तो इस तरह से जो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ जो है बुल्गारिया देश जुड़ गया और इस तरह से त्रिराष्ट्र संधि वो हो गए। और जो दूसरा जो पक्ष था उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने जो है एक गुट बना लिया, जो हार्दिक मैत्री संबंध या हार्दिक मैत्री संधि कहलाए। तो इस तरह से विश्व के जो महत्वपूर्ण देश थे, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, जब वो ऐसे आपस में मिले, आपस में टकराए, तो उनके बीच एक होड़ हो गई कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन सा गुट ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला है, उसके पास ज़्यादा साधन है। तो ये दिखाने के लिए युद्ध जरूरी था, क्योंकि युद्ध में ही तो ये दिखाया जा सकता था कि उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितने हथियार हैं, कितने संसाधन हैं। तो युद्ध अवश्यम भावी था, जब विश्व के देशों का जो महान कहलाने वाले थे उनका 2 भागों में, 2 गुटों में बंटना जो है एक मुख्य रूप से कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध का। दूसरा जो कारण था वो था गुप्त कूटनीतिक प्रणाली। गुप्त कूटनीतिक प्रणाली जो थी, विभिन्न देशों के बीच में हम बात करें, भ्रष्टाचार व्यापक हो गया था। धीरे धीरे उस भ्रष्टाचार के कारण से धोखाधड़ी बढ़ी, झूठ फरेब बढ़ा, एक देश दूसरे देश के प्रति जो है गलत आरोप प्रत्यारोप करने लगा। तो इन सब के चलते विभिन्न देशों के आपसी संबंध खराब हुए, विभिन्न देश एक दूसरे के प्रति जो है आरोप प्रत्यारोपों के चलते उनके विवाद बढ़े। और ऐसा था नहीं कि कोई उनके विवादों को सुलझा पाता या उनको समझा पाता। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए वो विवाद एट लास्ट युद्ध का ही पर्याय बन गए, युद्ध अवश्यम भावी हो गया। यहाँ पे हम उदाहरण देते हैं इटली का, कि इटली के बारे में, इटली की उनके साथ मिल गया है, इस बारे में विभिन्न देशों को जब पता चला तो ये हुआ कि इटली ने जो है उनका साथ दिया है, उनके साथ शामिल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इटली ये दर्शा रहा था कि मैं जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ,
मेरा किसी के साथ ऐसी कोई संधि नहीं हुई है। तो इस तरह से उन देशों के राजनेताओं के बीच तकरार बढ़ती गई, आपसी विवाद बढ़ते गए। उन विवादों ने ही आगे चल करके जो है विश्व को युद्धों में झोंक दिया। वैसे ही हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड भी पहले अलगाववाद की नीति का पालन कर रहा था, लेकिन बाद में जब ये सामने आया कि इंग्लैंड जो है रूस और फ्रांस के साथ है, तो जो है विभिन्न देश आपस के आरोप प्रत्यारोपों के चलते एक दूसरे के खिलाफ होते गए और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध होना आवश्यक हो गया। आर्थिक साम्राज्यवाद, साम्राज्य जो शब्द है, जो हमने बात भी की थी साम्राज्यवाद की, डिटेल में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि साम्राज्यवाद होता क्या है। एक देश का दूसरे देश के साधनों पर, संसाधनों पर, चाहे वो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, किसी अन्य देश का कब्जा हो जाना साम्राज्यवाद है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि विभिन्न यूरोपीय देशों में आई हुई औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को अत्यधिक बढ़ा दिया। जब उत्पादन बढ़ा तो उससे सीधी सी बात है पूंजी बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ा है, पूंजी बढ़ी है, और ज़्यादा निवेश किया गया, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे और ज़्यादा मात्रा में माल तैयार किया गया, उत्पादन किया गया। तो वो जो उत्पादित माल है उसको बेचने के लिए उनको मंडियों की ज़रूरत थी। विभिन्न यूरोपीय देशों की मंडियों की ज़रूरत विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके हुई। तो ये होड़ लग गई कि किस देश के ज़्यादा उपनिवेश हैं, और उस होड़ के चलते विभिन्न देशों के जो यूरोपीय देश थे उनके एशियाई, अफ्रीकी, अमेरिकी महाद्वीपों में उपनिवेश स्थापित हो गए, व्यापारिक मंडियां स्थापित हो गई। उन व्यापारिक मंडियों ने धीरे धीरे करके उपनिवेशों का रूप ले लिया। तो इस तरह से सुदूर पूर्व में जो है चीन में भी विभिन्न व्यापारिक हाथ मारने उन्होंने शुरू कर दिए। उनकी जो है इस आर्थिक साम्राज्यवाद की भूख का हम उदाहरण ले सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को, जर्मन रेल मार्ग को हम जो है कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की केप से काहिरा तक के रेल मार्ग को जो उन्होंने बिछाया था, ये सारी चीज़ें उनकी साम्राज्यवादी भावना को दर्शा रही थी कि वो कितने ज़्यादा साम्राज्यवादीता के शिकार थे। तो इस बात से जो है युद्ध होना अवश्य भावी था, क्योंकि प्रत्येक देश ये चाह रहा था कि उसकी ज़्यादा बस्तियाँ हों, उसके अंडर में ज़्यादा भूमि हो, उसके पास ज़्यादा संसाधन हो, और अधिक प्राप्त करने की होड़ ने विश्व के विभिन्न देशों को युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अगला कारण रहा है राष्ट्रवाद की भावना का उत्थान। राष्ट्रवाद मीन्स अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागना। जब हमने देखा कि पहले इटली और जर्मनी के भूभाग टुकड़ों में बटे हुए थे, उनका एकीकरण नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 1870-71 में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया तो उन देशों में अपने क्षेत्र के प्रति, अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावनाएं जन्मी। उनके देखा देखी विश्व के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की भावनाएं जन्मी। उन राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय होने के कारण विभिन्न देश जो है अपने देश के प्रति प्रेम को जो है उजागर करने लगे। धीरे धीरे करके जो है विभिन्न देश अपने देशों के प्रति लगाव की स्थिति जो है उनमें पैदा हो गई। तो उनका ये लगाव पैदा हुआ था इटली और जर्मनी के कारण। तो विभिन्न देशों में जो होड़ थी, चाहे साम्राज्यवादी था की थी, चाहे अपनी शक्ति प्रदर्शन की थी, तो उसमें जर्मनी ने भी भाग लेना शुरू कर दिया, इटली ने भी, क्योंकि वो समझते थे कि वो भी एक एकीकृत राष्ट्र हैं, वो कौन सा किसी से पीछे हैं। दूसरे देशों से सहन नहीं हुआ, जो युद्ध का एक कारण बना। अगला कारण था सैनिकवाद।
का प्रचार तो इसमें एक और नई प्रवृत्ति हमें देखने को मिली इन समयों के दौरान कि जो 19वीं सदी का उत्तरार्ध था और 20वीं सदी का पूर्वार्ध था, उसमें विभिन्न यूरोपीय देशों में सैनिक बलों को नियुक्त करने की एक होड़ सी लग गई। विभिन्न उस समय के राजनैतिक जो लेखक हैं उन्होंने लिखा भी है कि किसी भी देश की शक्ति का प्रदर्शन उनके सैनिकों से होता है, उनकी सेना से होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखे गए लेखों ने भी सैनिकवादी विचारधारा का प्रचार किया। विभिन्न देशों ने अपने देश में सेना को बढ़ाने में जो है प्रयासरत वो दिखे, और जिसके कारण से अपने देश की सेना का वो प्रचार भी करने लगे कि उनके पास इतने सैनिक हैं, उनके पास इतने सैनिक हैं। सैनिक किस लिए चाहिए? युद्ध के लिए ही चाहिए। तो सीधी सी बात थी कि युद्ध होना आवश्यक हो गया। आगे है समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी उस समय आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि स्टूडेंट्स समाचार पत्रों में वही चीज़ें दिखाई देती हैं। अपने देश की तो हम खबरें पढ़ते ही हैं, साथ साथ हम विश्व के अन्य देशों में क्या चल रहा है वो भी पढ़ते हैं। तो जब समाचार उस समय में जो एक द्वंद्व की स्थिति थी, एक आपसी जो है विवाद की स्थिति थी विभिन्न देशों के बीच में, तो उस समय समाचार पत्रों ने आग में घी डालने का काम किया। समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में, क्योंकि समाचार पत्रों में उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। चाहे सैनिकवाद को ही लगा लें हम, सैनिकवाद के बारे में लिखा गया कि फलां देश के पास इतने सैनिक हैं, उस देश का जो है जो मुख्य सेनापति है वो बंदा है और वो इतना काबिल है, ये है वो है। तो इन चीज़ों को जब बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दूसरा, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को भी काफ़ी जो है बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया, और जर्मनी के राष्ट्रवाद के बारे में बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई। बिस्मार्क के बारे में जो है, बिस्मार्क के जो कथन थे उनको बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया, और बोस्निया के प्रश्न पे कहते हैं कि युद्ध लड़ा गया था, उसके बारे में भी काफ़ी तथ्य बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे, जिसके कारण से समाचार पत्रों ने आग में घी डालने की स्थिति पैदा कर दी। और वही आग में घी डालने से जिस प्रकार से ज्वालामुखी की स्थिति पैदा हो जाती है, युद्ध जरूरी हो गया। अगला जो कारण था वो था लोकतंत्र बनाम तानाशाही। तो जो समय को हम पढ़ रहे हैं 1914 से पहले का जो समय हम पढ़ रहे हैं, 20वीं सदी का जो पूर्वार्ध हम पढ़ रहे हैं, उसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध तो आप समझते होंगे। पूर्वार्ध का मीन्स होता है पहला, सदी का पहला मीन्स शुरू के 50 सालों को हम पूर्वार्ध कहेंगे। सदी में 100 साल आते हैं, शताब्दी जिसको हम कहते हैं, और बाद के जो 50 साल हैं वो उत्तरार्ध में आते हैं। पूर्वार्ध की बात कर रही हूँ तो वो शुरुआत की बात है, और उत्तरार्ध की बात कर रही हूँ तो लास्ट के सालों की बात है। इस तरह से 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली, जर्मनी जैसे देश तानाशाहिता के शिकार हो रहे थे। उसमें जो व्यवस्था थी वो तानाशाही व्यवस्था थी, और विभिन्न देशों में, अमेरिका जैसे देश में, या चाहे हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस जैसे देश में, या और जो अन्य देश थे उनमें लोकतंत्रीय व्यवस्था थी। इंग्लैंड में भी लोकतंत्रीय व्यवस्था थी। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था वाले ये चाहते थे कि लोकतंत्र बना रहे, तानाशाही व्यवस्था वाले चाहते थे कि तानाशाह वातावरण बना रहे। तो इन दोनों के बीच जो विवाद की स्थिति थी, जैसे कि लोकतंत्र वाले देशों में हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा भी था कि हम ये युद्ध लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किए जाने वाला शासन, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। तो इस तरह से लोकतंत्र को बचाने वाले देशों ने जो युद्ध लड़ा था वो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा था, और जो तानाशाही व्यवस्था को बचाना चाहते थे
वो जो है उनके खिलाफ होने ही थे, तो युद्ध जरूरी था। अगला कारण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी कोई, जो हमने इतने सारे स्थितियां पढ़ी हैं जो विवाद की थी, तो इसमें विश्व के देशों के बीच जब इतना ज़्यादा विवाद चल रहा है तो कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए जो उन विवादों को सुलझा सके, विभिन्न देशों को ये समझा सके कि ये सही है और ये गलत है, ये बात, इन बातों में इतनी सच्चाई है। ऐसी कोई संस्था थी नहीं, तो ऐसी यदि संस्था होती तो युद्ध ना होता। तो विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो स्टूडेंट, जो हमने ये कारण पढ़े हैं प्रथम विश्व युद्ध के, 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया ये युद्ध, क्यों लड़ा गया था हमने पढ़ा है। विश्व के देशों के बीच में दलबंदी का होना, गुटबंदी का होना, दूसरा पढ़ा हमने गुप्त कूटनीतिक प्रणाली का होना, आर्थिक साम्राज्यवाद का, राष्ट्रवाद की भावना का उत्थान, सैनिकवाद के बारे में हमने बात की है, समाचार पत्रों का योगदान हमने बात की है, लोकतंत्र बनाम तानाशाही की बात की है और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव की बात की है। तो ये जो रीजन्स थे ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे प्रथम विश्व युद्ध के होने के। इसके अतिरिक्त और भी 7-8 रीजन रहते हैं, कारण रहते हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आप इतना पढ़ेंगे और इसको अच्छे से जो है पढ़ के देखेंगे। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।